हेलो। कैसे हो सब लोग? क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अपन लोगों ने फिजिक्स जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। तो दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, आप लोग शायद कल परसों चले जाओगे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई अपना जो फिजिक्स हो चुका था उसको एक बार रिवाइज कर लें। किसकी थ्रू? PYQs। मैक्सिमम क्या होता है ना, जो भी पुराने क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस अगले साल 1-2 साल में पूछे जाते हैं। तो आज अपन क्या करेंगे, PYQs का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। उसमें कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट होंगे तो वो मैं बता दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका फिजिक्स एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ये आपके 2023 में आया था, है ना? क्या आप कब आया था? 2023 वाले में। एनटीयू मापने की इकाई मतलब किसकी यूनिट है ये पूछा गया था। तो इक्का यूनिट क्या होती है भाई? किसी भी इक्का आपकी भौतिक राशियां होती है फिजिक्स में, जैसे आपका बल हो गया तो बल की होती है न्यूटन। तो इस प्रकार से क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, वो आपको याद रखनी है। कितनी? 7 होती है फंडामेंटल। जैसे आपका दूरी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, विद्युत धारा हो गए। इस प्रकार से आपको क्या करना, 7 चीजों के यूनिट होती है, वो आप नोट्स में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें ना आपको ये किसी ने नहीं पढ़ रखा था, फिर भी वहां पे ऑप्शन दे के आपको पता चल जाता है। ठीक है। एसिडिटी, अम्लता का क्या होता है? पीएच होता है। जल का तापमान, टेम्परेचर, दाब का पास्कल हमने पढ़ रखा होता है। तो ये तीनों नहीं है तो कौन सा बच गया? ये। तो इसका आंसर क्या था? जल की अविलता या टर्बिलिटी। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपन जल में घोलते हैं या किसी लिक्विड में घोलते हैं तो उसके घुलने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है जिसकी। ठीक है। तो जल में यदि आप किसी चीज को घोल रहे हो, जितना ज्यादा घोल रहा है उसकी एनटीयू जो यूनिट होगी वो क्या होगी? उतनी ज्यादा। तो इसका आंसर क्या था आपका? डी। 2023 आरएस में पूछा गया था। ठीक है। आपको ये नहीं, मैक्सिमम लोगों, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने यहाँ से, ठीक है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि भाई प्रेशर का क्या होता है, टेम्परेचर क्या क्या होता है, एसिडिटी का क्या होता है यूनिट। ये यूनिट पता थे, ये इनका ये है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? डी। तो ये आपका क्या था? करेक्ट आंसर था। चल उसके अकॉर्डिंग इनका भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था, ये आपको मैच करवाया था। ठीक है। एरोमीटर, अमीटर, कुछ ना कुछ एक याद होगा। ठीक है। अमीटर अपन पढ़ते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने के लिए। इसको देखो 3 से मिला दो। मान लो एरो का आपको नहीं पता है, ठीक है, तो बी का तीन देखो किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं है, एक में आ रहा। तो ऑप्शन तो आपका यहाँ से सही हो गया, लेकिन आपको सारे पता होना चाहिए। एल टी हम पढ़ते हैं हाइट मापने के लिए। तो डी का देखो क्या आ रहा था इसमें? 1। ये रहा हाइट मेजरमेंट के लिए। ठीक है। और क्या बच गया? एरो। एरो का मतलब होता है एयर, एयर को मापने वाला, तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका 4th, विंड वेलोसिटी के लिए एनीमोमीटर। तो इस प्रकार से एक ऑप्शन आप जब देख रहे हो तो आंसर तो पता होना चाहिए, लेकिन 3 जो ऑप्शन है वो किसके बारे में, वो भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था। और सारे जो अपन कर रहे हैं PYQs ही कर रहे हैं, तो सारे RS में पूछे गए। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? ठीक है। जब आप मेंस में अपन पढ़ेंगे, अभी तो प्री में नहीं पढ़ रहे, मेंस में जब अपन किसी भी लिक्विड में चीज को डुबोया जाता है, ठीक है, तो उस पर एक ऊपर की बल बल लगता है, उसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। ये डिपेंड करता है वी रो जी। ठीक है। डेंसिटी पर डिपेंड करता है किसकी? ये जल की डेंसिटी। और नीचे इस पे लगेगा वो तो आपको पता है MgH लगता है। इसमें जब हम m निकालते हैं तो उस पदार्थ की डेंसिटी घनत्व आ जाता है। ठीक है। तो वो होता है, आप यदि वी रो ऑफ ऑब्जेक्ट, और ठीक है, इसमें जी लग रहा है, उसी प्रकार इसमें भी mg बल लगेगा नीचे की तरफ, कितना? mg। तो उसको आप करोगे तो ये वी रो जी आ जाता है इस प्रकार से। अब ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की डेंसिटी जल की तुलना में कम है या ज्यादा। यदि उस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो डूब जाती है, इसलिए आप डालते हो लोहा, छोटा सा कील डालोगे तब भी डूब जाएगी, लेकिन लकड़ी तैरती रहती है। तो यहाँ से आपको क्या, बर्फ तैर रही है, इसका मतलब बर्फ का घनत्व क्या होगा? कम होगा। और ये ऊपर बल लगाने वाले, इसमें जल का घनत्व है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम। तो आपको ध्यान रखना है, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है वो तैरेगा, और जिसकी डेंसिटी या घनत्व क्या होता है? ज्यादा, वो पानी में डूब जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बर्फ 5 भरा तो नहीं, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। याद रह जाएगा, बर्फ का घनत्व क्या होता है? पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए वो तैरता है। तो आप आगे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए
यदि जल की सतह पर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, लेस देन लिक्विड। अगला क्वेश्चन, ये भौतिकी किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, सिंपल था क्वांटम मैकेनिक्स होती है इसमें आपके, आप इसके बारे में तो इसमें कुछ अच्छा समझने को नहीं है, तो ये आपको सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए था। ये देखो इसमें हर बार क्वेश्चन आता है, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका सोलर एनर्जी, विंड, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर चाहिए होता है, ठीक है, यूरेनियम वगैरह, विंड में हवा चलती है, और जियोथर्मल पृथ्वी के हीट के कारण जनरेट, सोलर एनर्जी में आपका क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल का यूज किया जाता है। क्या होता है इसमें, डायोड्स होते हैं, ठीक है, जब इसमें एनर्जी, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और वोल्टिक मतलब लाइट से वोल्टेज का उत्पन्न होना, ठीक है, लाइट से क्या होना, वोल्टेज का उत्पन्न होना। तो ये लाइट आती है यहाँ पे, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भागते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में वो आप पढ़ेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, तापमान बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, कुचालक से सुचालक हो जाता है, इंसुलेटर से कंडक्टर हो जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होकर यहाँ पे यदि आप क्या क्या हो, बल्ब लगा रखा है तो बल्ब में क्या आ जाएगी, लाइट, या फिर बैटरी लगा देते हैं और बैटरी में स्टोर होता है। तो सोलर एनर्जी वाला जो अपना सारी चीजें होती है वो इस कॉन्सेप्ट पर क्या होती है, आधारित होती है, वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो मेंस के समय अपन दोबारा पढ़ेंगे। प्री में कब पहले तो पूछा जाता था, आजकल इतनी चीजें छोटी छोटी आती हैं बेसिक, तो आप नॉर्मल चीजें पढ़ के चले जाओगे तो ये चीजें आपको वहां पे बेनिफिट देगी। नाभिक की ऊर्जा पता है, यूरेनियम का यूज, पवन, विंड वाला हो गया, और भूतापीय पृथ्वी की गर्मी, हीट से जो उत्पन्न होती है एनर्जी, जैसे ताता पानी आपका न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई फोटो से, मतलब लाइट से विद्युत का जनरेशन क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल से आपका जनरेट होता है। फिर ये बोल रहा है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में, ये चीजें आपको याद रखनी। इसमें हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक मीडियम से या एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा, मोटर क्या करती है, मोटर चलती है, विद्युत ऊर्जा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तो मोटर तो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में आप तेल डालते हो, घूमता है, ठीक है, मोटर ये उल्टा होता है, तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गतिमान, कॉइल मीटर, ये भी वापस वही मैकेनिकल। बैटरी जो होती है इसमें क्या होता है, रसायन, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, आपका इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, किस में करती है, बैटरी जो होती है वो आपका केमिकल को किस में करती है, इलेक्ट्रिकल। इसलिए आपने देखा होगा बैटरी का यूज करते हो, जब हम बैटरी यूज करते हैं उसमें H2SO4 वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, रोड होती है, इलेक्ट्रोड यूज की जाती है, और उसके थ्रू आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, आपके फोन चार्ज करते हो, लाइट जलाते हो, पंखा चलाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये चारों के चारों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बल्ब होता है, तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को, बल्ब आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में, किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में। कौन करता है, बल्ब या ट्यूबलाइट। तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाला चैप्टर में जो भी चारों ऑप्शन है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो, ये क्या करता है, डायनमो क्या करता है, डायनमो बताओ, वही जनरेटर टाइप ही है, ठीक है, आप इंजन चलाते हो, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक को किस में करता है, विद्युत। तो देखो ये पहले RS में ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, देखो, तो इसमें ऑप्शन था, वापस उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन, ये मैंने आपको पढ़ाया था, माइक्रोवेव ओवन के बारे में आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, जब आपने वेव पढ़ी थी, माइक्रोवेव क्या पढ़ी थी, माइक्रोवेव जब पढ़ी थी तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। ये क्या करता है, माइक्रोवेव का यूज करके खाना पकाने के काम आता है। तो ये ना 2018 के RS मेंस में भी पूछा गया था। देखो
प्री में जो चीजें आती है उसको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं से ये आपस में लिंक होते हैं, इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ चीजें हमेशा सीखने को मिलती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है PYQs को अच्छे से करके जाओ। तो ये क्या होता है, इसमें मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वहां पे क्या किया जाता है, वेव को उत्पन्न किया जाता है, और उस वेव के थ्रू आपका जो खाना होता है उस खाने को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये माइक्रोवेव जो होता है उसमें मैग्नेट्रॉन के थ्रू क्या किया जाता है, वेव को जनरेट किया जाता है। कौन सी वेव यूज की जाती है आपसे पूछा जाए, माइक्रोवेव यूज की जाती है, ठीक है। चलो अगला, ये सिंपल आपका घरेलू विद्युत उपकरणों में आजकल सितारे स्टार्स यूज किए जाते हैं कि 3 स्टार 4 स्टार 5, तो इसका मतलब होता है उसकी दक्षता ज्यादा, एफिशिएंसी, ठीक है, हायर द एफिशिएंसी, ठीक है, या उसकी उच्चतर दक्षता के बारे में इसमें बात की जाती है। तो इसमें केवल आपका कौन सा कथन, दो सत्य था। ये तो ऐसे जनरल है, कुछ इसमें फिजिक्स नहीं लगे, आपको सिंपल याद है कि भाई जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है उसके स्टार जो होता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, टीवी वगैरह जो भी आपके एसी आते हैं, कूलर आते हैं, सब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 100 वॉट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पावर में, पावर या शक्ति वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। क्या आता है कि भाई आपको निकालना है तो यूनिट किलोवाट आवर, क्या निकालते हैं, किलोवाट आवर। तो इसको सोल्व करते हैं, पावर इनटू कितना समय है वो घंटे आवर्स में रखना है, और इनटू कितने दिन है, ठीक है, और बट्टे में आपको क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो देखो 100 वॉट कितने 10 घंटे चलता है, दिन नहीं बता रखा तो दिन के कुछ नहीं, बट्टे 1000, तो इतने तो आपके यूनिट बिजली का बिल आएगा, ठीक है। 100 इंटू 10 इंटू 1000, अब बोला है कि एक यूनिट की रुपए कितने, 5, पहले यूनिट निकालो कितने आए, 0 से 0, एक यूनिट आपका खर्चा आया, अब एक यूनिट का कितना रुपए है, 5, तो आपका बिल कितना आएगा, 5 रुपए। ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, किलोवाट आवर में यूनिट की कैलकुलेशन की जाती है, सोल्व करना होता है, पावर को रखो, फिर समय कितना आवर्स, कितने दिन आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, 1000 से आपको क्या कर देना है, भाग। लेकिन ध्यान रखना यदि किलोवाट में दे रखा हो, ठीक है, ये 100 वॉट की जगह किलोवाट होगा तब आपको 1000 से भाग या डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पहले से उन्होंने क्या दे दिया है, किलोवाट, और हमारा यूनिट इसी में मेजर किया जाता है, किलोवाट आवर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। ये पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर होता है, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर जिनमें बिल्कुल विद्युत फ्लो नहीं करती, और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दोनों की प्रॉपर्टी होती है, चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है। कम तापमान पर ये कुचालक होता है, जैसे तापमान बढ़ाते हुए चालक हो जाता है। कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अच्छा होता है, हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा सिल्वर, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड Au, और उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन चांदी का अपन यूज नहीं करते क्योंकि चांदी क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है, तो इसलिए उसके बाद कॉपर का वायरों में यूज किया जाता है। तो सबसे अच्छा पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, चांदी। लेकिन पूछा जाए ज्यादा किसका यूज किया जाता है, तांबे का, एक तो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, प्लस ये सस्ता होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेजर्ट कूलर, ठीक है, तो इसमें शीतलन किस आधार पर होता है, ये आपका डेजर्ट में जो कूलर यूज होता है उसमें आपके कूलिंग कैसे होती है, तो ये इसमें क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, उसके थ्रू होता है आपका इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम होता है, वाष्पन का शीतलन, ठीक है। ये हीटिंग वाला चैप्टर हो जाए उसमें आप इसमें पढ़ते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, इसमें कोई इतनी ज्यादा चीजें है नहीं बताने को। ये देखो RS में दोबारा वापस पहला ऐसे क्वेश्चन आया, दोबारा मतलब रिपीटेशंस होता है, क्वेश्चंस का क्या होता है, रिपीटेशंस होता है। देखो यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट, वही फॉर्मूला लगाना है, यूनिट बराबर वॉट कितना है 60, समय कितना है 5 घंटे, कितने दिन है 30 दिन, और आपको भाग देना है 1000 से, 0 से 0, 0 से 0, 5 6 30 और 3 30, 90, 90 बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 9 यूनिट।
तो सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है यूनिट निकालने के लिए, पावर इंटू समय इंटू दिन बटे 1000, पावर इंटू समय, ठीक है, शक्ति इंटू समय इंटू दिन, कितने दिन आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना होता है। ये आपका था PYQs। अगला क्वेश्चन है प्रकाश, ऑप्टिकल फाइबर में संचार कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, आपका लाइट के फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किस पे काम करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी लाइट वेव इसमें यूज होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मटेरियल कैसे, वो अपने एग्जाम में पूछा जाएगा। यही किसका लाइट वेव का यूज किया जाता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह क्या करता है, कार्य करता है। अगला देखो, पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं। ये है आपका एक कॉन्सेप्ट आता है अवशोषण वाला। कोई भी आपको चीज जैसे दिखती है, ठीक है, मान लो इस पर जो भी कलर डालते हो तो बाकी सारी लाइट को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है जो हमें दिखाई देती है। तो आपको यदि हरा पत्तियां दिख रही है, ग्रीन लीव्स दिख रही है, तो इस पे लाल के अलावा कोई भी नीली, पीली, काली, कुछ भी, ठीक है, लाइट डालोगे तो सबको अवशोषित कर लेगा, कोई भी लाइट वापस नहीं आएगी, वो हमें ब्लैक दिखेगा। लेकिन यदि उस पर व्हाइट कलर या हरी लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देगा हरा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि वो बाकी सारे कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, केवल आपके हरी। इसलिए रेड रोज जो होता है, आपसे रेड रोज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि रेड रोज जो है वो आपको लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये लाल रंग को केवल वापस रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सभी रंग को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हरा रंग का अवशोषण करता है, ठीक है, हरे रंग को तो वापस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी कलर को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपका बी आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप लेंस कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसमें आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस के और पोल के बीच में यहाँ पे होता है तो वो बड़ा दिखाई देता है, और माइक्रोस्कोप क्या करती है, छोटी चीज को आपको बड़ा करके दिखाता है। इसलिए इसमें किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव क्या करती है ठीक है, तो उसमें वो लाइट्स को फैलाता है, ये लाइट्स को क्या करता है, पास में लाता है, कन्वर्जिंग होता है, और वो आपका कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन देखो, रमन इफेक्ट, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। रमन इफेक्ट स्कैटरिंग, प्रकीर्णन में, ठीक है, स्कैटरिंग वाले चैप्टर में अपन ने देखा था। इसमें क्या बोलता है कि रमन बोलता है कि जब पार्टिकल्स आते हैं तो जब वो लाइट जब आती है किसी पार्टिकल से टकराती है, टकराने के बाद उसके कण स्प्रेड होते हैं, तो कुछ कलर जो होता है उस कलर की जो आपकी वेवलेंथ है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है, कम। तो साइन लाइट से आ रही है तो उसकी एनर्जी कम करने के लिए हम चश्मे जो होते हैं, धूप के चश्मे, उसमें इस कॉन्सेप्ट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रभाव के कारण आपको इस 28 फरवरी को क्या ये खोज की थी, तो इसलिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसी खोज के कारण भारत को 1930 में पहला नोबेल प्राइज मिला था। इसी खोज के लिए भारत को पहला नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 को। चलो आगे चलते हैं। जब व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र, जैसे आप कभी कभी होता है ना कि अचानक धूप में खड़े हो और धूप में खड़े जैसे एक रूम में प्रवेश करते हो तो एक कुछ समय के लिए आपको क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं। ये आई वाले चैप्टर से आया। तो मैं आंख के पास की जो पुतली होती है उसके आकार में क्या होता है, उसमें या कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, या फिर वो संकुचित होती है या फैलती है, ठीक है। तो जब आप बाहर धूप में रहते हो और जब अंदर चले जाते हो तो एकदम से प्रकाश जो क्या हो गया, कम हो गया तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो पुतली होती है उसके आकार में क्या होता है आपका परिवर्तन। तो
इस वजह से आपको क्या होता है, कुछ समय लगता है, वो समय इसी वजह से लगता है। जैसे वो अरेंज हो जाती है तो उसके बाद आपका क्या होता है, आपको स्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने जब आप आईज वाला चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी में तो वहां पे और इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। देखो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मैं ये नहीं है पूरा अपन चैप्टर डिस्कस करने लग जाए, ठीक है। उस ऑप्शंस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें होगी वो पता कर लो। बाकी एक बार आप ना वीडियो देख लेना, उसके बाद थोड़ा सा खुद से जो आपके पास PYQs की बुक होगी उसको एक बार और गो थ्रू कर लेना। तो 2-3 बार यहाँ से देख लेते हो तो आपका जो आउटपुट है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो इतना ज्यादा हमें इस पे टाइम नहीं देना है, जो ज्यादा स्कोरिंग चीजें उन पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसको बेसिक तो देख के जाओ कि यदि सिंपल क्वेश्चन आ जाए वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, हाँ हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूरे सूर्य दिखाई देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, एक पढ़ाया था आपको रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस जाना। तो इसमें भी 4 उदाहरण बताए थे, इसमें भी 4 उदाहरण बताए थे, उसमें से एक मैंने ये लिखवाया था कि वास्तविक 2 मिनट पहले और 2 मिनट दूर दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो मुड़ के आती है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, सन यहाँ पे आता है तो लाइट घूम के आपकी आंखों पे आ जाती है और आपको लगता है सन यहाँ पर है, लेकिन रियल में सन कहाँ पे होता है, यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 मिनट का गैप आता है, और जब वापस सनसेट होता है तब भी आपके 2 मिनट का गैप आता है। तो आपका रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस की वजह से आपको सूर्य क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में। और आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो आपको तारों का टिमटिमाना हो गया, ठीक है, उसके बाद सिक्का रखा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसके भी आपको और कौन कौन से उदाहरण है वो आपको पता होने चाहिए। ये मेन होते हैं चैप्टर, इसलिए मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिया था। किसी ने नहीं देखा है तो लाइट वाले चैप्टर्स के मैंने वहाँ पे फिजिक्स किया बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से देख लेना। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर और साउंड वाला मेनली यहीं से आपके प्री में क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी PYQs थोड़ा सा देख के चले जाओ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो बाकी लोगों को भी नहीं आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 2 क्वेश्चन है, ज्यादा इतना लोड नहीं लेना है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का एक पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का कलर, 3 कलर कॉम्बिनेशन होगा तो इनको ना प्राइमरी कलर बोलते हैं। इस तरह से आप याद रख लेना, GB रोड, GB रोड, ग्रीन हो गया हरा, रेड लाल और ब्लू नीला, ये होते हैं आपके प्राइमरी। ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, व्हाइट कलर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाइट। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे पीला बनाते हैं, मजेंटा बनाते हैं, ये वाले अलग बनाएंगे, ये अलग बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। मेनली ये 3 कलर मेन होते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, या पीला हो गया, मजेंटा हो गया, या नारंगी कलर आ जाएगा। तो वो 3 अलग 2-2 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये तीनों कलर जो होते हैं ये व्हाइट बनाते हैं। ये तीनों पीला हो गया, मजेंटा हो गया, नारंगी, ये तीनों मिलके भी व्हाइट बनाएंगे, ठीक है। और अपन ने 7 विबग्योर, और 7 कलर मिलके भी क्या करते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। ये विबग्योर आपने पढ़ रखा, ये 7 कलर बैंगनी, नील, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 मिलके भी व्हाइट बनाएंगे। ये तीनों मिलते हैं तब भी व्हाइट बनता है। और पीला, मजेंटा और नारंगी ये मिलते हैं तब भी आपका कैसा बनता है, व्हाइट कलर। तो इन तीनों कलर को बोला जाता है प्राइमरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, GB रोड, ट्रिक याद रख लेना, GB रोड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, R मतलब रेड। ये चीजें आपको इसमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये चीजें मैंने शायद क्लास वाले उसमें नहीं बताया था, तो ये आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर बताया था मैंने, ठीक है, जब अपन पढ़ रहे थे मैंने बोला था 30 से 60 dB तक आपकी जो मानव बात करते हैं वो होते हैं। सबसे अच्छी आपको मधुर कब लगेगी, 15 dB पर, ठीक है। और कानों में दर्द 80 dB से ज्यादा में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ध्वनि साउंड पोल्यूशन 120 पे कानों में दर्द हो जाता है, और 160 पे आपके dB पे क्या होते हैं, कान जो होते हैं वो आपके फट जाते हैं। ये याद रखना है, किसने बताया था, WHO ने, ठीक है। 30 से 60
आपकी जो मानव स्तर की बात करते हो, आप टॉक करते हो, 25 पैसे लगता है, वाह क्या बोल रहा है, सुनते जाओ, गाने गा रहे हो, ठीक है, गाना सुनते जाओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 dB, ये याद रख लेना। 45 पे सबसे मधुर लगता है, 80 पे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, और 120 पे कान में दर्द होने लगता है, और 160 में कान के पर्दे फट जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने। जो मेनली जो जो पूछा जाता है वो मैंने आपको जब रिवीजन करवाया था तो उसमें सारे चीजें बता दी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये भी बताया था मैंने, ध्वनि के सोर्स एवं रिफ्लेक्टिव सरफेस के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट ना सुनाई दे। तो मैंने बताया था हमारे कान जो है वो 0.1 सेकेंड के गैप के बाद की ध्वनि को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोर्स रखा हुआ है, इधर दीवार है, जाएगी वापस आएगी, 332 34 के आसपास स्पीड होती है मीटर प्रति सेकंड। तो उसको सोल्व करते हैं तो 17 मीटर की दूरी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिध्वनि इको कब सुनाई देगा, जब दूरी 17 मीटर हो, टाइम कितना हो, 0.1 सेकेंड से ज्यादा, ठीक है, और परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए, बड़ी। ये कंडीशंस होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इको का मतलब होता है कि ध्वनि का टकराना, टकरा के वापस सुनाई देना। किसके कारण होता है ये भी आपको याद रखना है, परावर्तन के कारण। आपको बोला जाए ध्वनि, ठीक है, इको सुनाई देता है, कारण क्या है, रिफ्लेक्शन। कारण क्या है, रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कारण आपकी ध्वनि जो है वो क्या होती है, वापस सुनाई देती है, उस चीज को हम इको बोलते हैं। उसका आंसर कितना है, 17 मीटर का तो गैप होना चाहिए, समय पूछ ले तो 0.1 सेकेंड। चलो आगे चलते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, 30 से 60, अभी तो बात की थी। देखो रिपीटेशन हो रहा है, क्वेश्चन आरएस में रिपीट होते हैं, ये आप अच्छे से जान लो। ठीक है, यदि आपने अच्छे से PYQs करके चले गए पूरे सब्जेक्ट्स के तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 से 60 था तो यहाँ पे 30, देखो उसमें क्या पूछा था, 60 वाला ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, 30 का। हमने पढ़ा था लिमिट कितनी होती है, 30 से 60 dB। देखो ये इससे भी पूछा, इससे भी, दोनों को लेके उन्होंने क्या कह दिया, 2 बार क्वेश्चंस बना दिए और आरएस में आपके दोनों पूछे गए। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो इतने ही आ रखे थे क्या, तो ये आपके आरएस के पुराने क्वेश्चन जो थे लगभग लगभग हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, आप एक बार देखना, तो 2x की स्पीड पे कर लेना फटाफट सोल्व करके। ठीक है, एक दो बार देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलो ये हमने आज फिजिक्स ही कर दिए, और नेक्स्ट क्लास में या अगले कोई भी जब भी क्लास होगी तो साइंस के और PYQs लेके आएंगे। तब तक आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। थैंक यू।